हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रकाश टॉपिक अर्थात लाइट टॉपिक। तो शुरू करते हैं। किस प्रकार के दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? किस प्रकार के दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का बेलनाकार लेंस का प्रयोग है वो किस प्रकार के दृष्टि दोष रोग में किया जाता है? ऑप्शन ए जरा दूरदर्शिता जिसे कहते हैं प्रेस बायोपिया, अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म, दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि मायोपिया। तो इसका आंसर क्या होगा? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किस में किया जाता है बताइए। इसका आंसर होगा अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म एक दृष्टि दोष है जिसमें कॉर्निया या लेंस की अनियमित वक्रता के कारण यानी लेंस या कॉर्निया का जो आकार है वो अनियमित हो जाता है, जिसके कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस यानी साइलिंड्रिकल लेंस काम में लिया जाता है। साइलिंड्रिकल लेंस अर्थात बेलनाकार लेंस काम में लेते हैं अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म में। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है? तो देखिए, हजामत वाले दर्पण में नहीं, हजामत बनाने वाले दर्पण में इसका प्रयोग नहीं करते, उसमें समतल दर्पण का प्रयोग होता है। दंत चिकित्सक नहीं, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके सौर भट्टियों में, देखिए सौर भट्टियों में तो अवतल दर्पण काम में आता है। तो इसका सही आंसर होगा वाहनों में पथदर्शी दर्पण के रूप में, यानी वाहनों में जो पिछला दर्पण होता है यानी जिसमें हम गाड़ियां देखते हैं वगैरह, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिए, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा होता है, आभासी होता है और छोटा होता है। उत्तल दर्पण यह हमेशा सीधा होता है, आभासी होता है और छोटा होता है। आभासी, सीधा, छोटा उत्तल दर्पण। आगे देखिए, लेंस की अक्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की अक्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। लेंस की अक्षमता यानी पावर ऑफ ए लेंस उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है और इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे परिभाषित ऐसे किया जाता है P बराबर 1/f। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण आ गया, देखिए जैसा हमने देखा टॉर्च में किया जाता है, वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है, सौर कोकर में किया जाता है। लेकिन पथदर्शी दर्पण जिसे पार्श्व साइड दर्पण कह सकते हैं, पथदर्शी दर्पण यानी बैक मिरर, उसमें उत्तल का होता है। तो इसमें 1, 3, 4 सही होगा, ACD। देखिए, टॉर्च में, वाहनों के हेडलाइट में, सौर कोकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे देखिए, किसी चमत्कार सतह पर प्रकाश का आपतन होने पर उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। कोई चमत्कार सतह, मान लीजिए कोई चमकदार दीवार है आपके घर में, उस पर प्रकाश का आपतन होता है। आपतन का मतलब आना, आपतन का मतलब है आना, यानी प्रकाश आकर उस दीवार से टकराती है, वापस चली जाती है, तो इसे कहते हैं परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। तो ये बात हमने अभी देखा कि प्रकाश की कोई किरण दीवार से टकराती आपतित किरण है, ठीक है। आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। आपतित किरण एवं परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है, तो ये गलत है। आपतित किरण एवं परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत नहीं होती है, बल्कि समांतरित होती है।
आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का कोण सदैव बराबर होता है, ये सही है। पर सामान्य यानी नॉर्मल और आपतित किरण के मध्य के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, तो ये गलत है। पर सामान्य नॉर्मल और आपतित किरण के मध्य के कोण को आपतन कोण ही कहते हैं, न कि परावर्तन कोण। तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन बी सही है, ए और सी सही है, बाकी गलत है। सही पूछा है तो ए और सी है, वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आपतित किरण एवं परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत नहीं होती, बल्कि आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के सममित होती है। आगे देखिए, दांत का डॉक्टर दांत देखना चाहता है। दांत के डॉक्टर के द्वारा जो दर्पण काम में लिया जाएगा वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में बड़ा दिखाया जाता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण में छोटा। उत्तल में छोटा, अवतल में बड़ा, उत्तल में छोटा, अवतल में बड़ा होता है। डैश 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 का उपयोग अधिकतर वाहनों के पास दर्पण, तो पास दर्पण देखने के लिए उत्तल दर्पण काम में लेंगे। और उत्तल में आभासी, सीधा, छोटा। उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा और छोटा होता है, जबकि अवतल दर्पण में बड़ा होता है प्रतिबिंब। विसरित परावर्तन इसके कारण होता है। अवतल लेंस परावर्तक की अनियमित सतह, समतल दर्पण चमकीली और चिकनी सतह। तो विस्तृत परावर्तन है वो परावर्तक की अनियमित सतह के कारण होता है। देखिए कैसे, विस्तृत परावर्तन तब होता है जब प्रकाश किसी अनियमित सतह जैसे कागज, दीवार पर पड़ता है, जिसके कारण प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें पूछा है। उत्तल दर्पण के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, ये वस्तु से छोटा होता है, तो ये बात सही है। आभासी और सीधा होता है, ये बात भी सही है। ये दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, ये बात भी सही है। ये वस्तु वाले भाग में ही बनता है, ये वस्तु वाले भाग में नहीं बनता। ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वह दर्पण के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र के दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए लेंस में कौन सा चश्मा काम आता है? तो वो काम आता है नेत्र दूरदृष्टि दोष में, तो वो काम आता है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस काम आता है। दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में काम आता है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, यदि किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तब उसका उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होगा। जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो, दर्पण उत्तल हो, तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे जाकर बनता है। यदि किसी वस्तु, कोई वस्तु है वो अनंत पर रखी हुई है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, फॉक्स पर दर्पण के पीछे बनेगा। निम्न में से कौन सा दर्पण है? सौर बत्तियाँ, मसाल, सर्च लाइट, वाहन की हेडलाइट, सर्च लाइट मसाले हैं, सौर बत्तियाँ हैं, उसमें हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
किसी नियत कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, यानी दो समतल दर्पण हैं, उन दो समतल दर्पण के बीच कोई वस्तुएं रखी हैं, तो बताइए उसका सूत्र क्या होगा। यानी दर्पण के प्रतिबिंब निकालने के लिए सूत्र होगा, वो सूत्र होगा प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 थीटा, यानी दर्पणों के बीच का कोण को कहते हैं थीटा -1 360 बटा थीटा 1 -1 करना पड़ेगा। परावर्तन के नियमों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से छोटा होता, छोटा नहीं होता, बल्कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर ही होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्रकाश के संदर्भ में गलत है। तो प्रकाश के संदर्भ में कौन सा गलत है। एक दूसरे की ओर आनत दो दर्पण एक ही प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रकाश का विभक्त होना परिकरण कहलाता है। आपतित किरण परावर्ती सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। नियमित परावर्तन चमकदार और चिकनी सतह से होता है। कौन सा कथन गलत है। तो ये कथन गलत है कि एक दूसरे की ओर आनत दो दर्पण एक ही प्रतिबिंब बनाते हैं। एक दूसरे की ओर आनत दो दर्पण एक ही प्रतिबिंब बनाते हैं, ये गलत है। क्यों। क्योंकि दो दर्पण जो एक दूसरे की ओर आनत हैं वो एक ही प्रतिबिंब नहीं बनाते बल्कि कई प्रतिबिंब बनाते हैं। दो दर्पण जो एक दूसरे की आनत हैं कई प्रतिबिंब बनाते हैं, न कि एक, इसलिए पहला गलत है। प्रकाश का विभक्त होना परिकरण कहलाता है, ये सही है। आपतित किरण परावर्तित किरण और परावर्ती सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं, ये सही है। नियमित परावर्तन चमकदार और चिकनी सतह से होता है, ये भी सही है। तो एक दूसरे की ओर आनत दो दर्पण एक ही प्रतिबिंब बनाते हैं, ये गलत है। प्रकाश का विभक्त होना परिकरण कहलाता है, सही है। आपतित किरण परावर्तित किरण और परावर्ती सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं, ये भी सही है। निम्न में से उस विकल्प को छांटिए जिसमें नियमित परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन अभी हमने देखा, नियमित परावर्तन पॉलिश की हुई लकड़ी की चिकनी मेज पर, पॉलिश की हुई दीवार पर, चिकनी दीवार पर पॉलिश की हुई लकड़ी की चिकनी मेज पर नियमित परावर्तन होता है। जब प्रकाश चिकनी और चमकदार सतह से परावर्तित होता है, जैसे पॉलिश की हुई लकड़ी की मेज, कागज, कार्डबोर्ड, चॉक पाउडर, देखिए चॉक पाउडर असमान सतह है, कागज कार्डबोर्ड असमान सतह है, अतः यहाँ पे विसरित परावर्तन होगा। चॉक पाउडर पर विसरित परावर्तन, कार्डबोर्ड पर विसरित परावर्तन, कागज़ के टुकड़े पर विसरित परावर्तन होगा। लेकिन पॉलिश की हुई लकड़ी की मेज है, इस पर नियमित परावर्तन होगा। और चमकीली दीवार पर भी देखिए, दीवार पर चमकीली वस्तु पर, तो चमकीली वस्तु पर तो नियमित परावर्तन होगा, लेकिन दीवार अब चमकीली नहीं होती है, तो दीवार पर तो विसरित परावर्तन होगा। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ऊपर देख चुके हैं हम। देखिए, एक गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर वक्रित भाग एक परावर्तक की भांति कार्य करता है। देखिए, गोलीय दर्पण का बाहरी भाग किस तरह काम करता है, परावर्तक की भांति। गोलीय दर्पण का बाहरी भाग परावर्तक की भांति कार्य करता है, वह कहलाता है, तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण का बाहरी भाग परावर्तक की भांति कार्य करता है। उत्तल दर्पण गोल होता है। उत्तल दर्पण का बाहरी भाग परावर्तक होता है और प्रतिबिंब छोटा बनाता है। तो एक गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर वक्रित भाग एक परावर्तक की भांति कार्य करता है, वह है उत्तल दर्पण।
एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच स्थित वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसका निकालने का तरीका, मान लीजिए एक दूसरे से 60 डिग्री की कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच स्थित वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, बताइए। तो देखिए 5 होगी। कैसे, दो समतल दर्पणों के बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र 360/θ, यानी 360 में 60 का भाग देंगे और 360 में 60 का भाग देते 6 आ जाएगा। लेकिन हमें सम नहीं चाहिए, हमें तो विषम चाहिए, हमेशा विषम ही आती है संख्या। तो 6 - 1 कर देंगे, यानी 5 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। मतलब 6 विषम सम आ जाती है तो 1 माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे 7 आता तो 1 माइनस कर देते, यानी 1 माइनस हमें करना ही है हर बार। एक समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को 60 सेमी की दूरी पर रखा जाए तो एक समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को 60 सेमी की दूरी पर रखा जाए तो वस्तु और दर्पण द्वारा बनने वाले उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए कैसे इसे देखेंगे। देखिए मेरे से और दर्पण के बीच, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ और दर्पण है, तो मेरे और दर्पण के बीच की दूरी हो गई 60 सेमी। फिर दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी ही मानी जाएगी जितनी मेरी और दर्पण के बीच में है, तो वो भी 60 सेमी। 60 + 60 120 सेमी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी वस्तु को दो ऐसे समांतर दर्पणों के बीच रखा जाए जिनके परावर्तनीय सतह एक दूसरे के सम्मुख हो, कोई समांतर हमने 2 दर्पण ले लिए और वस्तु को उनके बीच में रख दिया, तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो यदि किसी वस्तु को 2 ऐसे समांतर दर्पणों के बीच में रखा जाए जिनके परावर्तनीय सतह एक दूसरे के सम्मुख हो, यानी 2 समांतर दर्पण ले लिए और वे दोनों समांतर दर्पण एक दूसरे के सम्मुख रखे गए हैं, उसके बीच कोई वस्तु रख दी, तो बताइए कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो अनंत बनेंगे भाई, अनंत बनेंगे। समांतर दर्पण पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। सोचिए 1 का सोचिए सेकंड से मिलान करें। तो देखिए एक चमकदार और पॉलिश की गई सतह से परावर्तन, तो एक चमकदार पॉलिश, तो इससे होगा नियमित परावर्तन, 1 का 3 हो जाएगा। वस्तु के ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो ऊर्ध्वाधर के लिए आगे देखिए सोलर कुकर और टॉर्च में प्रयोग किया जाने वाला अवतल, तो D का अवतल हो जाए, D का 2, A का 3, ये तो ऑप्शन है और वह फिर भी दोनों ही आ रहे हैं। देखिए अब देखते हैं ऑप्शन C, देखते हैं वह दर्पण जो सदैव समान आकार का आभासी और होता है उसे तो समतल कहते हैं, यानी C का 1, D का 2, A का 3, ऑप्शन A हो जाएगा और B का 4 होगा। इसका मतलब वस्तु के ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो अवतल दर्पण ऊर्ध्वाधर होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण है ऊर्ध्वाधर होता है, उत्तल दर्पण गोलीय होता है, समतल दर्पण सीधा होता है, समांतरी होता है। तो समतल दर्पण समांतर होता है, अवतल दर्पण है
ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। देखिए इरेक्ट सीधा, वस्तु के ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए प्रयुक्त शब्द इरेक्ट सीधा। नहीं, ऑप्शन बी होगा इसका। तो ए का 3, बी का 1 होगा। देखता हूँ, ए का 3, बी का 4, हाँ ये होगा। बी का 4 इरेक्ट सीधा, सी का 1 सदैश समान समतल, डी का 2 अवतल दर्पण, ए का 3 नियमित, बी का 4 हाँ वस्तु के ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए प्रयुक्त शब्द है इरेक्ट सीधा। तो चमकदार सतह से परावर्तन, नियमित परावर्तन, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब इरेक्ट, समान आकार का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण, और सोलर कोकर टॉर्च में अवतल दर्पण। अगला देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो ये देखिए सामने एक तरफ निशान दिए हुए हैं, सिंबल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ दर्पण दिए हुए हैं। तो मिलान करते हैं। ये जो पहला सिंबल है ये उत्तल दर्पण का है, ये जो दूसरा सिंबल है ये अवतल दर्पण का है, ये तीसरा उत्तल का है, और ये चौथा अवतल का है। तो इसका मतलब ए का हो जाएगा उत्तल यानी 3, बी का हो जाएगा अवतल यानी 2, उत्तल सी का हो जाएगा यानी अवतल। तो पहला उत्तल का है, दूसरा अवतल का है, तीसरा ये उत्तल का है और चौथा अवतल का है। जो डी की तरफ मुँह कर रखा है, जो ऑप्शन की तरफ मुँह कर रखा है डी की तरफ, वो अवतल दर्पण है। तो ये सिंबल आप याद रखेंगे। दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर मिलते हैं, दो समतल दर्पण एक दूसरे समकोण पर बनते हैं, मिलते हैं। एक प्रकाश की किरण पहले दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, दूसरे समतल दर्पण में इसके परावर्तन कोण का मान क्या होगा। दो समतल दर्पण हैं, एक दूसरे से समकोण पर मिलते हैं, एक प्रकाश की किरण है वो पहले दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, दूसरे समतल दर्पण में इसके परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 60 होगा। जब दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर होते हैं और पहला आपतन कोण 30 डिग्री है, तो पहले दर्पण से परावर्तन कोण भी 30 ही होगा। आपतन कोण 30 है तो परावर्तन भी 30 ही होगा, और समकोण 90 है तो इसका मतलब 30 वो और 30 वो, 30 + 30 60, 90 में से इसके बाद यदि किरण दूसरे दर्पण पर आपतित होती है, चूँकि दर्पण 90 डिग्री पर है, पहले दर्पण से आपतित किरण का आपतन कोण दूसरे दर्पण पर 60 होगा। 90 - 30 60, परावर्तन का नियम लागू होने पर दूसरे दर्पण का परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। तो 30 + 30 = 60। समतल दर्पण पर जब एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, समतल दर्पण रखा हुआ है, उस पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है यानी सीधी पड़ती है। समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण सीधी पड़ती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0। परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जब प्रकाश की किरण लंबवत 90 डिग्री पर आपतित होती है तो आपतन कोण 0 होता है, क्योंकि यह सामान्य रेखा के समांतर होती है, अतः परावर्तन कोण भी 0 होगा।
समतल दर्पण पर जब एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा 0। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाश किए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवर्ती अवरोध से मुक्त है। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। देखिए, तंतु प्रकाशिकीय क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर। तंतु प्रकाशीय का इंग्लिश वर्जन है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ये सही है। तंतु प्रकाशिकीय यानी ऑप्टिकल फाइबर, तो ये सही है। ऑप्टिकल फाइबर संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, वो तो हो गए, क्योंकि प्रकाश है वो पूर्ण रूप से एक दूसरे के आर पार हो जाता है, जिससे क्या है कि ऊर्जा का उपभोग अत्यधिक कम होता है, ऊर्जा का कम यूज होता है, ये भी सही है। फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर रेडियो आवर्ती अवरोध से मुक्त है, रेडियो आवर्ती अवरोध से मुक्त है, ये भी सही है। एक वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा उस वस्तु के समान और दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने है, तो ये क्या होगा? समतल दर्पण है। समतल दर्पण के हम सामने खड़े होते हैं तो हम उतनी दूरी पर खड़े हुए दिखाई देते हैं जितना हमसे दर्पण है, और आकार भी समान बनेगा और प्रतिबिंब भी सीधा। तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा वस्तु के समान दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है, तो ये कौन सा दर्पण है? ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा वस्तु के आकार के समान और उतनी दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु के आकार के समान बनता है, दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है। अन्य दर्पण उत्तल अवतल परवलयिक इन गुणों को पूरा नहीं करते। वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाहिना और दाहिना भाग बाएं दिखाई देता है तो होता है पार्श्व परावर्तन। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है और उसमें वस्तु की दिशा बदल जाती है तो इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पार्श्व व्युत्क्रमण भी कहा जाता है। वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाहिना, दाहिना भाग बाएं दिखाई देता है, वो होता है पार्श्व परावर्तन। और पार्श्व परावर्तन को ही पार्श्व व्युत्क्रमण भी कहते हैं। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है और उसमें वस्तु की दिशा बदल जाती है तो उसे पार्श्व परावर्तन, पार्श्व व्युत्क्रमण कहा जाता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प छांटिए। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प छांटिए। समतल दर्पण द्वारा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समतल द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के आकार का होता है, वास्तविक नहीं। तो इसने कहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने, तो गलत यही है कि समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। नहीं, समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता, वस्तु के आकार का होता है, आभासी होता है, सीधा और पार्श्ववत उल्टा भी होता है। वास्तविक नहीं होता। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है
जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में सड़क चौराहों पर किया जाता है, क्योंकि व्यापक क्षेत्र को दिखाता है। तो उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश वर्षा को गोलाकार पानी की बूंदों में से होकर गुजरता है। एक प्रेक्षक सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा है, वह अपने सामने इंद्रधनुष को देखता है। इस घटना का कारण है प्रकाश का क्षेपण, अपवर्तन तथा परावर्तन सभी का मिला प्रभाव। इंद्रधनुष बनने के लिए सूर्य का प्रकाश पानी की बूंदों में अपवर्तन, परावर्तन और क्षेपण से गुजरता है। तो सूर्य का प्रकाश वर्षा को गोलाकार पानी की बूंदों से होकर गुजरता है। एक प्रेक्षक सूर्य की पीठ और करके खड़ा है, वह अपने सामने इंद्रधनुष को देखता है। तो वह अपने सामने इंद्रधनुष को देख रहा है, इसका मतलब जो किरणें गई वो टकरा कर वापस आई, तभी तो उसको वो इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। तो ये परावर्तन का नियम हो गया। और इंद्रधनुष वो पानी की बूंदों से प्रकाश गुजर रहा है, इसका मतलब वो प्रकाश का क्षेपण हो गया, अपवर्तन हो गया। इस तरह ये ऑप्शन होगा, मिला जुला रूप हो जाता है। निम्न में से कौन सा सही है? निर्वात में विबग्योर में से बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे तेज गति करता है। निर्वात में विबग्योर में से सभी रंग के प्रकाश समान गति से चलते हैं। नहीं, समान गति से तो सभी रंग नहीं चलते। निर्वात में विबग्योर में से कोई भी रंग का प्रकाश गति नहीं करता, ऐसा भी नहीं है। निर्वात में विबग्योर में लाल रंग का प्रकाश सबसे तेज गति करता है। तो याद रखना, निर्वात में विबग्योर में से सभी रंग के प्रकाश समान गति से गति करते हैं, यही सही है। जी हाँ, बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे तेज गति करता है, ऐसा नहीं है। लाल रंग का प्रकाश सबसे तेज गति करता है, ऐसा नहीं है। कोई भी रंग का प्रकाश गति नहीं करता, ऐसा नहीं है। निर्वात में विबग्योर में, निर्वात यानी वायु में, विब यानी विबग्योर ये रंग हैं इंद्रधनुष के, इनमें ये जो सभी रंग है ये समान गति से ही चलते हैं। निर्वात में सभी रंग की प्रकाश तरंगें समान गति 3 × 10⁸ मीटर सेकंड प्रति चलती हैं। निम्न में से कौन से एक अपारदर्शी वस्तु है? लकड़ी एक अपारदर्शी है, पानी, केरोसिन, कांच पारदर्शी हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, उसकी अक्षमता होगी -2d। कैसे निकाले? लेंस की अक्षमता P = 100/f। जहाँ f को मीटर में लिया जाता है तो P = 100/-100/- 50 = -2d यहाँ पे आ जाएगा। लेंस की अक्षमता हमेशा 100 मानी जाती है, और लेंस की अक्षमता 100 मानी जाती है। फिर लेंस की फोकस दूरी कितनी भी पूछे हम निकाल सकते हैं भाग देकर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, उसकी अक्षमता होगी -2d। जब प्रकाश की एक किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तन के नियम के अनुसार जब प्रकाश संघन माध्यम जैसे पानी से विरल माध्यम यानी जैसे वायु में प्रवेश करता है, तो ये धीमी गति से तेज गति में परिवर्तित होता है। तो यह
धीमी गति से तेज गति में परिवर्तित होता है, जिसके कारण अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। दूर स्थित एक ऊंची इमारत का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमेशा देखा जाता है उत्तल दर्पण। प्रकाश की एक किरण, देखिए यहाँ पे डायग्राम ये देख दिया हुआ है, CET 2024 से पूछा हुआ। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 15 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित की जाती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, x का मान होगा, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 15 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित की जाती है। देखिए ये आप डायग्राम देख सकते हैं। और अब आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। इस x का मान आपको बताना है 75 होगा। समतल दर्पण में परावर्तन का कोण आपतन कोण के बराबर होता है। x बराबर 90 डिग्री माइनस आपतन कोण, 90 में से आपतन कोण घटा लेंगे, 15 घटा लेंगे, 90 में से 75 आ जाएगा। जब सौर प्रकाश की एक बारीक किरण वो एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और 7 रंगों को दर्शाती है। निर्गत प्रकाश में अब क्या होगा, बैंगनी और लाल प्रकाश दोनों बराबर विचलित होते हैं। प्रकाश रश्मि का विचलन नहीं होता है। बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक और लाल प्रकाश सबसे कम विचलित होता है। लाल प्रकाश सबसे अधिक और बैंगनी प्रकाश सबसे कम विचलित होता है। तो देखिए एक कांच है, उस कांच, मान लीजिए एक कांच का गिलास है, 7 किरणें उस कांच के गिलास से गुजर रही हैं। तो बताइए क्या होगा। तब बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक, बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक और लाल प्रकाश सबसे कम विचलित होता है। एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेमी ली जाती है। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए ये दूरी बढ़कर 50 सेमी तक हो जाती है। यदि व्यक्ति 25 सेमी की दूरी से पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता है तो प्रतिबिंब धुंधला प्रतीत होता है। नेत्र का यह दृष्टि दोष कहलाता है प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष है ये बुढ़ापे में देखने को मिलता है, क्योंकि उसको 50 सेमी से वस्तु धुंधली दिखाई देती है। तो लेकिन वृद्ध व्यक्ति के लिए 50 सेमी तक होती है, ये ठीक है, लेकिन वो 25 सेमी तक का पढ़ने का प्रयास करता है और नहीं पढ़ पाता है। इसका मतलब वो जरा दृष्टि दोष आ गया, यानी बुढ़ापा आ गया, प्रेस बायोपिया। किस प्रकार के दर्पण के उपयोग में विस्तारित दृश्य क्षेत्र प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण। निम्न में से लेंस का सही सूत्र कौन सा। तो लेंस का सही सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस के लिए सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है, जहाँ f फोकस लंबाई, v छवि की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी है। u का मतलब है वस्तु की दूरी, यानी छवि की दूरी और वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को हमें माइनस करेंगे वस्तु की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी से वस्तु की दूरी को हम माइनस करेंगे, याद रखना। एक वस्तु को 15 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने
30 सेमी दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा छोटा वास्तविक उल्टा। जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र के बाहर रखी जाती है, जब वस्तु अवतल दर्पण के सेंटर के बाहर रखी जाती है तब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। वैसे सीधा पूछा जाए कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा होता है तो बड़ा होता है अवतल दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन आपसे पूछा गया है कि जब क्या होता है कि जब वस्तु दर्पण के केंद्र के बाहर रखी जाती है तब ऐसा होता है। एक वस्तु को 15 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर रखा जाता है। एक वस्तु को 15 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण पर वक्रता त्रिज्या है 15 सेमी, वस्तु को रखा है 30 सेमी दूर, बनने वाला प्रतिबिंब होगा छोटा वास्तविक और उल्टा। दूर की वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र के लेंस से अपवर्तन के बाद यदि रेटिना के सामने एक बिंदु पर अभिसारित होता है तो इस प्रकार के नेत्र दोष को कहा जाएगा मायोपिया निकट दृष्टि दोष। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष वह है जिसमें दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश रेटिना के सामने अभिसारित हो जाता है। ये समस्या नेत्र लेंस की अत्यधिक गोलाई के कारण होती है। तो पूछा जाए कि प्रकाश रेटिना के सामने अभिसारित होता है और इसमें नेत्र लेंस के अत्यधिक गोलाई के कारण ऐसा होता है तो यह है मायोपिया निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद यदि रेटिना के सामने एक बिंदु पर अभिसारित होता है तो उसे कहते हैं मायोपिया। जब कॉर्निया गोलाकार नहीं होता है तो इस प्रकार के नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है? एस्टिग्मेटिज्म, कॉर्निया का गोल नहीं होना, एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता रोग है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये हम छोड़ देते हैं, काफ़ी हाई लेवल का है। आगे देखिए, एक समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण, एक समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण उसकी सतह के अभिलंब आपतित होती है, उसके आपतन कोण परावर्तन कोण होंगे 0 0। एक समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण उसकी सतह के अभिलंब आपतित होती है। अब अभिलंब पर पड़ेगी प्रकाश की किरण, समतल दर्पण रखा हुआ है और समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंब आपतित होती है तो इसे कहते तो तब क्रम से वो 0 0 होगा। पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश परावर्तन। पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश परावर्तन पर। पेरिस्कोप में दर्पण का उपयोग होता है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग पनडुब्बियों टैंकों में होता है। दो एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण के बीच एक पेन रखा जाता है। दो समतल दर्पण रखे हुए हैं और उसके बीच पेन रख दिया तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। दो लंबवत समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के 3 प्रतिबिंब बनते हैं। किसी कोण पर रखे गए 2 दर्पणों के लिए दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या निम्नलिखित की सूत्र से ज्ञात होती है 360/थीटा। जहाँ थीटा 2 दर्पणों के बीच का कोण होता है, n बने प्रतिबिंबों की संख्या है। आगे देखिए, नीचे दी गई कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है? स्पष्ट आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग है वो परिकर्णन के कारण होता है, न कि अपवर्तन के कारण।
एक लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, ये अपवर्तन से संबंधित है। पानी से भरे बर्तन के तल पर आकाशी का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखना, यह भी अपवर्तन है। वर्णांध अर्थात कलर ब्लाइंड व्यक्ति निम्न रंगों के मध्य भेद नहीं कर पाता, तो लाल और हरा रंग के मध्य ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड अर्थात वर्णांध व्यक्ति इनमें लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाता। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में कुल मिलाकर 4 पार्ट होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।